शूटर शूटर। पूरे शहर में मेरे नाम की तोती बोलती है। 40 साल से इस शहर पे मैं राज कर रहा हूं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि मेरे आंख में आंख मिला के मुझसे बात करने की हिम्मत कर सके। और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो। उसके बाद भी तुम मुझे डराने धमकाने की कोशिश करते हो। मैं डरने वालों में से नहीं हूं मिस्टर अशोक भेंडे। कान खोल के सुन लो, ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो। बस हो गया तुम्हारा, बहुत बोल चुके हो तुम। अब मेरी बारी है। सुनो, 40 साल से तुम इस शहर पे राज कर रहे थे, लेकिन आज तुम अपोजिशन में बैठे हुए सिर्फ एक एमएलए हो। मेरी पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आई है और मेरे चाहने वालों ने मुझे इस शहर का सीएम बनाया है। तुम्हें कुछ भी बात कहने से पहले ये बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इस शहर में तुम्हारा वक्त खत्म और हमारा वक्त जब तक मेरी सरकार रहेगी तब तक तुम सब पर मेरी हुकूमत चलेगी। हाँ? और जब तक मेरी पार्टी सत्ता में रहेगी तब तक मैं इस शहर का बेताज बादशाह रहूंगा। चालीस साल से तुम इस शहर पे राज कर रहे थे। आज अपोजिशन में बैठे तुम सिर्फ एक एमएलए हो और मैं इस शहर का सीएम हूं। हो, आई सी। तो ये तुमने दुरुस्त कहा। तो ठीक है, मुद्दे की बात करो। तुम कहना क्या चाहते हो? एक बार सोच लो अच्छी तरीके से। सोचने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। वैसे भी प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल मेरे पास है। डील की फाइलें साइन भी होती हैं और कैंसिल भी हो जाती हैं, और तुम्हारी इस फाइल को कैंसिल होने में कितना समय लगेगा? तो ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, और मुझे जो करना है
वो मैं देख लूंगा। इससे पहले कि तुम यहां से जाओ मेरे भाई, मेरी एक प्रेम की बात सुनकर जाओ। पहले तो मैं अपनी खुदी से किसी को छेड़ता नहीं। अगर कोई मुझे जबरदस्ती छेड़े तो फिर मैं कभी उसे छोड़ता भी नहीं। 2-2 रुपया लेकर पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले, कोई बात नहीं। आज सीएम बन गया तो सर चलकर बोल रहा है। कोई बात नहीं, हर कुत्ते के दिन बदलते हैं। मैं भी बहुत बड़ा हरामी हूं। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। गीदड़ की जब मौत आती है ना, जंगल छोड़कर शहद की तरफ दौड़ता है। जब तक मेरी पार्टी सत्ता में रहेगी, मैं इस शहर का बेताज बादशाह हूं। जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम लोगों ने भी तुम्हारी हुकूमत के दौर में किस किस के साथ, बिल्डरों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ, ना जाने किस किस के साथ सौदेबाजी की। और तुम लोगों ने भी अपनी हुकूमत के दौर में अरबों खरबों रुपए का घपला किया है और हजारों लोगों पर जुल्म किया है। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी मिस्टर बाबा राव देशमुख। शहर में रहना है अगर जिंदा, सही सलामत हमारी सुनना होगा, वरना ये धमकी नहीं, ये हमारी तुम्हारी भाईचारगी और दोस्ती। इसी वजह से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी टेढ़ी करना पड़ता है। वो जो स्लम एरिया है ना, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लो। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हुकूमत में वो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था, बट उस स्लम एरिया के डेवलपमेंट का काम किस बिल्डर के साथ करना है वो अब हम सोचेंगे। 100 करोड़ ले लो और इस प्रोजेक्ट से दूर हो जाओ। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट और मैं 100 करोड़, यानी 900 करोड़ तुम खुद खा जाओगे? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? हाउ इज पॉसिबल? मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। वो सब मैं नहीं जानता। अगर 50-50 पर डील करोगे तो ठीक है, वरना मुझे ये डील मंजूर नहीं। और एक बार जब मैं फैसला कर लेता हूं तो दुनिया की कोई ताकत मेरे फैसले को बदल नहीं सकती। अरे यार रजत, एग्जीबिशन शुरू हो गई यार। साला 15-20 दिन हो गए हैं। चलो एग्जीबिशन जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेते हैं। अरे एग्जीबिशन जाके क्या करते रहे? वहाँ पे तो फुल रश है और लेडीज तो खचाखच भरी हुई है। एग्जीबिशन चलते हैं, वहीं पे जाके अपना कदर आजमाते हैं। लो सुन लो बात, इसको देखो, एग्जीबिशन जाके मुकद्दर आजमाता करते। वहाँ क्या करता रे जाके? वहाँ जाके लोगों की जेब काटता, बातें कर रहा। एग्जीबिशन जाते कि तेरी लॉटरी लग जाती। लॉटरी नहीं रे, अपन तीनों को एक एक पैसे वाली लड़की मिल जाएगी, जो जिससे अपनी तंगी दूर हो जाएगी। घर वालों को एक पैसे वाली बहू मिल जाएगी। अरे दीवाने, ये तेरी भूल है, पैसे वाली लड़की मिलती बोल के। अगर पैसे वाली लड़की मिल भी गए ना तेरे को, तो तेरे को घसा देती, घर का पूरा काम तेरे से कराती, बर्तन धोने लगाती, कपड़े धोने लगाती तेरे से, तेरे को जोरू का गुलाम बना के छोड़ देती। किधर का भी नहीं छोड़ती तेरे को, ना दोस्तों का, ना घर का, ना घाट का। और ऊपर से तेरी अम्मा बाबा को आंखा बताती, पैसे का रुआ बताती इसको, समझ रहा? अरे बाप, ये बातें तो सोप चलते रहते। सोप छोड़ तू, दबा के भूख लग रही मेरे को,
तू भी फोड़ रहा जब से तेरे को भूख लग रही बोल के। चल जरा पिस्ता हाउस की हलीम तो खिला। क्या भाई मजाक हो रहा है क्या? मेरे को भूख लगे तो मेरे को टोपेंगे? अरे इसमें टोपी पहनाने वाली क्या बात है रे? तेरे सर पे तो ऑलरेडी टोपी है ना। रोज तो शाही समोसे का बिल हम लोग ही पे करते, क्या आज तू पिस्ता हाउस की हलीम खिलाएगा तो कंगाल हो जाएगा तू? अरे ऐसा नहीं है रे, वो रोज रोज क्या है भैया और भाभी से पैसे मांगने मुझे शर्म आती है। अब भाभी मेरी बेरोजगारी देखकर, मेरी लाचारी देखकर अजीब मेरी सी शक्ल बनाती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो ठीक है, खिला देता हूँ पिस्ता हाउस की हलीम। वैसे ही मैं सुना पिस्ता हाउस की हलीम बहुत मशहूर है, अभी बरसों से मशहूर है वैसा तो। चलो इसी बहाने पिस्ता हाउस की हलीम का खाने को मौका मिल रहा। और ये मैं रोज रोज खा रहा हूँ जाके, मैं भी तो तुम लोगों के साथ पहली बार जाके खाऊंगा ना। ये जाफरानी चाय कौन पिलाएगा? पिस्ता हाउस की जाफरानी चाय का तो मैं दीवाना हूँ, वो तो मैं पिला देता हूँ। चल हजारों की पब्लिक है यहाँ, कोई ना कुछ काम कर रहा। अपन तीनों ही बेरोजगार दिख रहे हैं। बात तो तेरी सही है, शायद हम में कोई कमी है। यार मैं भी वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि हमें कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। यार हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे नो वैकेंसी, यहाँ पे कोई इंटरव्यू अटेंड करते हैं वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। अबे ये तो पूरे लेबर लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अपन साला ग्रेजुएट करके ये गधा मजदूरी थोड़ा ही करेंगे। नहीं देख बाबा, उसकी में तो बड़ा मजा आया। जाफरानी चाय पिला। ये बस सही बोला। बिल्कुल सही बोला बॉस। चलते चलो। बैठो बेटा, बैठो। बेटे, जानते हो आज मैंने तुम दोनों को यहाँ किस लिए बुलाया? ताकि मैं तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बारे में कुछ अहम बातें बता सकूं। और ये तुम दोनों की आंखों पर इज्जत का पर्दा पड़ा है ना, वो हट जाए। ये शौक तो बच्चों में बचपन से ही रहता है कि पैसा कैसा कमाया जा सके।
लेकिन इसमें तुम दोनों की गलती नहीं है बेटा, गलती तो मेरी है। जो काम 25 बरस पहले तुम दोनों को बिठाकर करना चाहिए था वो मैं आज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा? वो मैं आज कर रहा हूँ बेटा। तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। और तुम दोनों को एक बात नहीं मालूम बेटा, जब मेरे वालिद की तबीयत अचानक खराब हो चुकी थी और संभलने का नाम नहीं ले रही थी, उस वक्त उनकी सेहत को देखकर मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी बेटा। मुझे नौकरी ढूंढकर मेहनत करना पड़ा और मुझे एक नौकरी मिली। जानते हो, डेली वेजेस, सिर्फ 50 रुपए की नौकरी करा। और जब से मैंने पैसा कमाना शुरू किया पीछे मुड़कर नहीं देखा बेटा। और अल्लाह भी मेरी मदद करता गया। मैं कदम बा कदम तरक्की करता गया और मैं बहुत मुश्किलों का सामना किया बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों उस मुश्किल में पड़ो, और यही सोचकर मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर ठहरा किया और काबिल इंसान बनाया बेटा, ताकि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो और अपने घर को संभाल सको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेटा, ऐसा नहीं हुआ। जब से तुम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की ना बेटा, 3 साल 4 साल हो गए बेटा, अपने घर पर ही बैठकर टाइम को जाया किया बेटा। और जानते हो, ये घर मेरे पेंशन के पैसों पर चलता रहा आज तक। मेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं बेटा। और जानते हो, मेरी पेंशन बंद हो चुकी है और मैं उस पेंशन को चालू करवाने के लिए कार्रवाई कर रहा हूँ बेटा। ना जाने कितना वक्त लगेगा बेटा, मैं नहीं जानता बेटा। और पेंशन चालू होगी भी नहीं ये मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। तुम लोग नहीं जानते, जैसे ही दिन शुरू हो जाता है घर का खर्च चालू हो जाता है। दूध वाले का बिल, सब्जी वाले का बिल, किराना स्टोर वाले का बिल, और देखे देखे तक महीना करीब आ जाता बेटा, लाइट का बिल, और ये जितना महंगा घर का किराया है, इसका किराया, और ये तो तुम लोग गाड़ियों पर फिरते हो ना बेटा, उसका पेट्रोल का पैसा वो मुझसे लेते हो बेटा। मैं कहाँ से लाऊंगा बेटा, मैं कहाँ से लाऊंगा? आपने और आपके वालिद ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन एक घर अपनी औलाद के लिए नहीं खरीदा। अगर हम भी इसी तरीके से ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ना ही हमारे पास एक जाती घर होगा, ना ही खुद के लिए बैंक बैलेंस, तो सोचिए कल के दिन हमारी औलाद को हम क्या जवाब देंगे? एक घर, एक जाती घर नहीं है हमारे वालिद के पास जिसमें हम सर छुपा सकें। अब भी तुम लोग नौकरी ढूंढकर नौकरी नहीं करोगे ना बेटा, तो मुझे शर्म के मारे खुदकुशी करने की नौबत आ जाएगी बेटा, खुदकुशी करने की नौबत आ जाएगी बेटा। अब्बू आप ये क्या कह रहे हो? ऐसी नौबत कभी नहीं आएंगी, और हम लोग ये बात आपकी ज़बान से कभी नहीं सुनना चाहेंगे। अब्बू रो मत प्लीज, अब्बू रो मत प्लीज। अब्बू आप हिम्मत हार रहे हैं, आप हिम्मत मत हारिए। हम दोनों भाई हैं ना, हम बहुत मेहनत करेंगे और ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे। आपको कोई चीज की तकलीफ होने नहीं देंगे, क्यों रहमान? हाँ अब्बू, अभी मेरा भी थोड़े दिनों में वीजा लग जाएगा, तो मैं भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, कहीं ना कहीं तो चले जाऊंगा ना, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। आप हिम्मत मत हारिए अब्बू। अब चलिए, अब चल के आप आराम करिए, हम है ना। रहमान, तुम अब्बू को अंदर ले जाओ आराम करने के लिए, मैं कुछ काम से बाहर जाकर आता हूं। ठीक है, अच्छी बात। बेटे, मैं तुझे कैसे बताऊं अपने दिल का हाल? तू अपने माँ की तकलीफ को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? कब तक तू अपने आवारा और बेरोजगार दोस्तों के साथ में अपनी जिंदगी बर्बाद करता फिरेगा? माँ देखो, आपको जो भी बोलना है मेरे को बोल दो। आप मेरे दोस्तों के बारे में बुरा भला मत कहो। रहीम, रजत और मैं, हम तीनों मिलकर कोई कसर नहीं छोड़े नौकरी ढूंढने के लिए। हर जगह जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, दिल और जान से नौकरी की तलाश कर रहे। अब इसमें हमें नौकरी नहीं मिलती तो हमारा क्या कसूर है? माँ, आज भी हम तीनों मिलकर दिल और जान से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। हर कंसल्टेंसी पे जाते हैं, अपना CV देकर आते हैं, हर कंपनी में जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं। वैसे माँ, दुनिया में हजारों माओं के लाखों लड़के हैं जो बेरोजगार है, जॉबलेस है। क्या जॉबलेस होना कोई गुनाह है माँ? अब आप ही बताओ, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
नौकरी ढूंढने के लिए। अब हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें हमारा क्या कसूर है माँ? क्या गुनाह है हमारा इसमें? माँ, जॉबलेस या बेरोजगार होने से हर लड़का बदमाश या नालायक नहीं हो जाता माँ। बेटे, ऊपर वाले ने इंसान को जीने के लिए 3 मौके दिए हैं, एक बचपन, एक जवानी, तीसरा बुढ़ापा। और मैंने तुमको और तुम्हारी दोनों बहनों को तुम्हारे बाबा के मरने के बाद बचपन से पाल पोस कर बड़ा करी। तुम लोगों की हर ख्वाहिश, हर खुशी का ख्याल रख के तुम लोगों की परवरिश की हूँ मैंने। कम उम्री में ही मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। तुम तीनों के पैदा होते ही पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि उन्होंने मेरे पति यानी तुम्हारे पापा को मुझसे छीन लिया, और मैं भरी जवानी में ही विधवा हो गई। अभी तुम लोग बड़े भी नहीं होने पाए थे कि तो ऊपर वाले ने मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया। भाई तो मेरा था ही नहीं। अब मेरे सामने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा करना ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। मैं लोगों के घर में जाकर पकवान करी, झाड़ू बर्तन करी। क्यों? ताकि तुम लोगों की किस्मत संवर जाए, तुम लोगों को इस मुकाम पे लाने के लिए, और ये मुस्तकबिल तुम्हारा संवारने के लिए मैं अकेले मेहनत करी हूँ मैं, समझे? और मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, न रिश्तेदारों के पास और न ही पास पड़ोस में। महज तुम लोगों की तकदीर संवर जाना बोल के, और तुम्हें कोई ताने न दे सके। माँ दुखी मत हो माँ। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तुम्हारी शादी करके घर बहू ले आऊंगी, ठीक है ना? फिर तुम तीनों के बच्चे होंगे। मैं अपने नवासा नवासी पोता पोती के साथ में खूब खेलूंगी। मगर ये सपना मेरा पूरा होने से रहा, सब उल्टा हो गया। तुझे पता है बेटे, तेरी दोनों छोटी बहनें भी लोगों के पास काम करके एक एक पैसा अपनी शादी के लिए जोड़ रही है। और बेटे, शायद तुझे ये भी पता नहीं है कि तेरे बहनों के ससुराल से बार बार फोन आ रहा है कि शादी जल्दी करो बोल के। अब तू ही बता, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वो भी इतनी जल्दी कैसा होगा इंतजाम? जैसे तैसे करके गरीबी से भी हम उनकी शादी करके उनके ससुराल हम भेज भी दिए। अब तू ही सोच बेटा कि उनके जाने के बाद भी हम इस घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तू सोच जरा इस बात को। अब मुझे भी आराम की जरूरत है, बस इतना रहम कर दे बेटा मेरे ऊपर। तू जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जा बेटा, और मेरे को भी आराम दे। और जल्दी से तेरी शादी कर दूंगी मैं। बहू घर में आ जाएगी ना, तो मैं भी घर में आराम से रहूंगी जरा बेटे। देख बेटा, अगर नौकरी नहीं मिल रही है ना, तू अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटा मोटा कारोबार ही कर ले बेटा। तू अपने अंदर पैसा कमाने की जुस्तजू पैदा कर बेटा। जब तक तू जुस्तजू पैदा नहीं करेगा ना, कुछ भी नहीं कमा सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू हिम्मत नहीं हारना, समझ गया? मेरी दुआएं तेरे साथ है बेटा, तू हिम्मत नहीं हारना, मैं हूँ तेरे साथ में। माँ, तू रो मत माँ, रो मत। मैंने कारोबार शुरू करने के लिए कई लोगों के सामने हाथ फैलाए माँ, मैंने गिड़गिड़ाया लोगों के सामने, लेकिन सच कह रहा हूँ माँ, बुरे वक्त कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया माँ, कोई आगे नहीं आया। और तुझे तो बताया ना मैंने बेटा, तुम लोगों की परवरिश करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं काम किए। माँ, तुमने हमें पालने के लिए, पोसने के लिए, पढ़ाने के लिए न जाने कैसी कैसी मेहनत की है माँ। बहुत हार्ड काम किया है तुमने अपने दौर में। लेकिन माँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ ना माँ, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में गधा मजदूरी, मेहनत मजदूरी जैसे काम मैं कैसे कर सकता हूँ माँ? बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटे, इतना पढ़ लिख कर गधा मजदूरी का काम बिल्कुल नहीं करेगा बेटे। लेकिन अब हमारे सामने इतनी बड़ी मजबूरी जो आके खड़ी है, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? ठीक है माँ, ठीक है, तू टेंशन मत ले, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। अब तक तूने बहुत आंसू बहा लिए, बहुत लोगों के घर बर्तन धो लिए, बहुत तकलीफ उठा ली माँ। अब ये जो तेरा बेटा है दिन रात एक कर देगा और कदमों में तेरे लाकर दौलत रख देगा। कुछ न कुछ तिगड़म तो करना ही पड़ेगा। हाय मम्मी, हाय भैया। आओ बेटा, बैठो। मम्मी, दीदी आ गई क्या? नहीं बेटा, अभी तक नहीं आई। क्यों, क्या बात है? नहीं मम्मी,
ऐसा कुछ नहीं है, जॉब से निकलते टाइम उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैं समझी कि उन्होंने मेरे से पहले घर आ चुके हैं। और भैया लगता है मम्मी ने खूब सारा भाषण दिया है नौकरी को लेकर। भाषण नहीं दिया बेटे, मैं तो उसको ये समझा रही थी कि तुम दोनों की शादी कैसे होगी, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। छोटी, मम्मी ने आज मेरे अंदर के सोए हुए जानवर को जगा दिया, तू फिक्र मत कर। हेलो। अरे राम यार, कहाँ है तू? यार अभी तो मैं घर पे हूँ। कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ मैं, तेरा रजत का कॉल ही नहीं लग रहा। दोनों का फोन नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क है। वो क्या है ना यार, वो मैं माँ के साथ बैठा था, जरा दोनों बहनों की शादी को लेकर उनके ससुराल वाले बहुत प्रेशर डाल रहे थे, तो मैं माँ से उसी के बारे में बात करते बैठा हूँ। तू कहाँ है? मैं तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ। अब चलते हैं, चल मैं अड्डे पर मिलता हूँ, तुम दोनों आ जाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो चल मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में तेरे पास। ओके। रजत, एक मिनट इधर आओ, बैठो। आजकल मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम आजकल किस दुनिया में बिजी रहते हो। रात को घर कब आते हो, सुबह घर से कब चले जाते हो, पता ही नहीं चल पा रहा है। आखिर किस दुनिया में बिजी हो तुम? रात दिन घर से बाहर रहते हो, लेकिन आते समय 1 रुपया भी घर पर कमा कर नहीं लाते हो। क्या करते हो तुम अपने लफंगे आवारा दोस्तों के साथ रात दिन घर से बाहर रहकर? घर का खाते हो और मामू की बकरियां चराते हो। तुम्हें अपनी घर की जिम्मेदारियों का एहसास है कुछ? 8 महीने पहले मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और 8 महीने से मैं घर में बिस्तर पर पड़ा हूँ। तुम्हारी भाभी 12-12 घंटे काम कर कर पाल रही है तुमको और मुझको। तुम्हें जरा भी इस बात की फिक्र है? कब तक राठौड़ बनकर इस तरह घर में बैठकर टुकड़े तोड़ते रहोगे? कब तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की लगन पैदा होगी? तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास है? मम्मी डैडी के देहांत के बाद मैंने तुम्हें छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया, यही सोचकर कि तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होंगे, भाई का और भाभी का सहारा बनोगे। लेकिन तुम हो कि अपने आवारा लफंगे दोस्तों के साथ रात दिन बस गुलछर्रे उड़ाते फिरते हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और परवरिश पर बचपन से लेकर आज तक लाखों रुपया खर्च किया है मैंने। जरा भी इस बात का एहसास है कुछ? जी सुनते हो? क्या हुआ जी? कान खोल कर सुन लो, अब पानी सबसे ऊंचा हो चुका है। अपने लाडले भाई से कह दो, अगर इस घर में रहना है तो नौकरी ढूंढकर पैसे कमाकर लाने होंगे, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी अपने दोस्त के यहाँ चलते फिरते नजर आओ। और वैसे भी मैं 2-2 जनों को बिठाकर नहीं खिला सकती। मेरी भी कंपनी लॉस में चल रही है। अगर वो कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद क्या? और हाँ, और एक बार समझा रही, इस घर में अगर पैसे लेके आना है तो आना, वरना नहीं आना। रजत, कभी तुमने अपनी और मेरी उम्र के बारे में सोचा है कि हमारी उम्र कितनी हो चुकी है? नहीं सोचा ना। तुम्हें शायद यह भी नहीं पता कि तुमसे 2 बड़ी बहनें हैं जो बुजुर्गी की आंगन में कदम रख चुके हैं। तुम जानते हो, तुम्हारी दोनों बहनें अपने ससुराल में अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। और शायद तुम ये भी जानते होंगे कि मैं और तुम्हारी भाभी अपने बच्चों के साथ कैसे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बड़ी तकलीफ होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम कब शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे कब पैदा होंगे, तुम कब उनकी परवरिश करके उनको बड़ा करोगे, और बच्चे तुम्हारी कब जिंदगी का सहारा बनेंगे। रजत,
क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बैचलर लाइफ में ही ऐसी जिंदगी गुजार दोगे? तो फिर तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते? देखो रजत, जिंदगी में शादी ब्याह ये सारे जो रस्म रिवाज होते हैं उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब बच्चा कमाऊपूत होता है। कोई भी लड़की वाले अपनी बच्ची को उसके घर भेजने से तब राजी होते हैं जब बच्चा उसे 2 वक्त की रोजी रोटी खिलाने के लायक रहता है। लड़की वाले कभी बेकारी वाले निकम्मे बच्चों को अपनी बच्ची नहीं देते। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम्हारी भाभी भी जो तुम्हें कह रही है वो गलत नहीं है। बार बार तुमसे कहते रहती है कि तुम नौकरी करो, अपने पैरों पर खड़े हो, होनहार बनो। तुम्हारी भाभी ने भी तुम्हें अच्छा बनाने में, पढ़ाने में, लिखाने में और परवरिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम एक बात मेरी मान लो, तुम जितनी जल्दी हो सकता है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पैसा कमाने की लगन अपने अंदर पैदा कर लो बेटे। जिस दिन तुम पैसा कमाने की लगन अपने अंदर पैदा करोगे ना, उस दिन ये दुनिया के लोग तुम्हें सलूट करेंगे। ठीक है, लो आ गया बेकार ढंग गफूर दोस्तों का फोन। हाँ, मैं घर पे हूँ भाई। अच्छा ठीक है, हाँ कल 5 बजे पहुँचता हूँ अड्डे पे। जीते रहो। और वो भाभी ने तुम्हें क्या कहा समझ गए हो ना? ठीक है, जाओ। भाई एक 2 में 3 चाय लाना। अबे क्या कर रहा है? काली चाय, चाय के साथ समोसा भी बोल। सिर्फ चाय साथ में बन भी, वो भी मस्का मार के। समोसा ना बन मस्का, आज सिर्फ चाय से काम चलाना होगा क्योंकि गेम में फूटी कौड़ी नहीं है। ऊपर से आज बाबा का लंबा भाषण सुनने मिला काम और बेरोजगारी को लेकर। कह रहे थे कि तुम्हारे पास 1 महीना है, अगर इस महीने में तुम लोगों ने नौकरी ढूंढ ली तो ठीक है, तो अगले महीने में मेरी खुदकुशी करना तय है। और रे बाप, तू एकदम सही बोला। ऐसा दिख रहा अपना भी मामला बिगड़ने वाला है। अब देख, घर में माँ और बहन दोनों मिलके घर चला रही, पूरे खर्चे पूरे कर रही। अब दोनों बहनों की शादी का प्रेशर भी आ रहा उन लोगों के ससुरालों की तरफ से। थोड़े दिनों में कम टाइम रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना पड़ता। दोनों की शादियाँ करना बोले तो मामूली बात नहीं है, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। समझ भी नहीं आ रहा क्या करना। भाई अब तो मेरी भाभी ने भी हदें पार कर दी। मैं जब भी खाने को बैठो तब भी ताने सुनाती। मेरे पैसा, मेरी नौकरी को लेकर पता नहीं क्या क्या बोले जाती है, समझ में नहीं आता कभी कभी। सिर्फ यही है, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। और हाँ, मेरे बड़े भाई वो भी तो ज़्यादा ही बोलते हैं मेरे पैसे नौकरी को लेकर। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा। क्या मैं तुम तीनों की मदद कर सकता हूँ? मदद? 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 देख भाई, अगर पैसों की मदद कर सकते हो तो बताओ।
पैसा, बहुत सारा पैसा। हमें नोट चाहिए, बहुत सारी नोट चाहिए, वरना हमें बेफिजूल की बातें करके कोई टाइम पास करने का शौक नहीं है। मैं तुम तीनों को एक ऐसे आदमी से मिला सकता हूँ जो तुम तीनों को ढेर सारा पैसा दिला सकता है, लेकिन तुम तीनों उसको समझ में आना चाहिए। काम थोड़ा खतरनाक रहेगा। जोसेफ भाई, हमको तो बचपन से ही खतरों से खेलने की आदत है। आप सिर्फ काम बोलो जिसमें ढेर सारा पैसा हो, पैसा पैसा। रहीम तो बिल्कुल सही बोला, वाकई में हम खतरों के खिलाड़ी हैं। अगर हमें बहुत सारा पैसा मिला तो हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसे के लिए हम किसी की जान ले भी सकते हैं और पैसे के लिए हम जान दे भी सकते हैं। The whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रोल। डेविड भाई, 3 नए परिंदे मिले हैं, बहुत ऊंची प्रवास करना चाहते हैं, लेकिन उनको ढेर सारा पैसा चाहिए। मैं जरा एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। तुम तीनों में से किसी एक का नंबर चाहिए मेरे को। रहीम अपना नंबर दे सकता है। जोसेफ भाई, किसी डॉन को नंबर दे रहे हो क्या? हेलो, मेरा ही नंबर है। हाँ, ओके। हेलो। अरे यार, मैं ये चाय चस्कात में दोस्त लोग के साथ चाय पी रहा था। कहाँ पे? हाईटेक सिटी पे। हाँ चल ठीक है, आते हैं हम लोग कुछ देर में। यार अपने जिगरी का फोन आया है हाईटेक सिटी से। चलो चलते हैं, शायद अपना कुछ काम मिल जाए वहाँ। हाँ? चलो चलो, ओके सर। यस, आइए। नमस्ते। नमस्कार। बैठिए। थैंक यू। सुना तुमने? वो साला बाबू भाई देशमुख बहुत सड़ चढ़ कर बोल रहा है कि हिम्मत तो देखो, मेरे ही सामने बैठ के मेरे को ही खुली चुनौती देकर गया। 2 कौड़ी का बिल्डर साला बोलता है मेरे को 2-2 रुपए में सड़क पे बैठ के टॉयलेट साफ करने वाला। आज सीएम बन गया तो अपनी औकात भूल गया। बिल्डर एमएलए बन गया, एमएलए बिल्डर बन गया। सलमेरी के छोटे छोटे झोपड़ों को तोड़कर छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाकर अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर समझ गया। साला बोलता है कि तेरे जिंदा रहने से अगर मैं मरता हूं तो पहले तू मर। मैं सत्ता में हूं, जिंदा रहूंगा और 30 साल तक। गिरगुट की तरह रंग बदलने वाला 2 मुंह का सांप, उसका सर ऐसे कुचलो कि उसकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी 30-40 साल तक हमारी तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत ना कर सके। जी अच्छा। अपोजिशन पार्टी के बहुत सारे लोग एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके वहां होते हुए कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता।
अब देखो मेरा कमाल, मैं पूरे शहर में कैसे कोहराम मचाता हूँ। अब शुरू होगा गैंगस्टर की गुंडागर्दी का नंगा नाच। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब शुरू होगा पूरे शहर में हाहाकार का तांडव। सर 1 मिनट। हेलो हेलो। हेलो डेविड। यस बोलिए। छोटे को जेल में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, छोटा तो जेल में मस्त लाइफ गुजार रहा है। आप सुनाओ, कैसे याद किया? ठीक है, एक बात सुनो, मुझे 3 शूटर्स चाहिए। मिल जाएंगे। एक गेम को पूरा करने के लिए तुम मुझसे आकर फौरन मिलो। हुकुम सर, आप पलक बंद कर खोले तक मैं आपके ऑफिस में रहूंगा। ठीक है सर, काम हो जाएगा। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, काम बहुत जल्द हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक हमारी पार्टी सत्ता में रहेगी तब तक किसी भी ऐरे गैरे नत्थू खैरे की उसकी क्या मजाल कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी पर नजर डाल सके। उस प्रोजेक्ट को सिर्फ हम करेंगे, वहां कोई दूसरा बिल्डर आ नहीं सकता। और अगर बाबूराव देशमुख हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करे, उसे रास्ते से हटा दो। लेकिन ये काम बहुत होशियारी से अंजाम देना होगा, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन बहुत करीब है। सर कुछ ऐसा करो, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ओके डन। जैसे शोले फिल्म में एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए डराकर कहती है, चुप हो जा, सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर आ जाएगा। हाँ हेलो रहीम। हाँ मैं रहीम बोल रहा हूँ। रहीम, मैं डेविड। अभी जोसेफ ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था। कहाँ हो तुम लोग? हेलो, हम आईटीसी कोहिनूर पे हैं। आ रहे हैं, कौन से? रहीम, यस, आई एम डेविड। दिस इज राम। अच्छा ओके। गन चलाना जानते हो? यस। हाँ जी, चला लेंगे। चाकू, चौपर, तलवार, रात हो उनको भी चला लें। ये बताओ कुछ पैसे के चलो। हमें तो बस पैसों से मतलब है। तुम तीनों को मेरे साथ चलना होगा।
डेविड, मुझे 3 नए शूटर चाहिए। इस काम को अंजाम देने में महारत रखते हैं। भाई मिल जाएंगे। काम क्या है ये तो बताइए। इस शहर के नामवर बिल्डर की विकेट गिराना। अगर शूटर से जरा से भी चूक हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि उस बिल्डर को जेड सिक्योरिटी मिली हुई। मैं उस बिल्डर की फोटो तुम्हारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा और वो फोटो तीनों शूटर्स को बता देना, वक्त और जगह। मैं सिचुएशन देख के तुम्हें बताऊंगा। ओके ओके, गुड लक। डन। अब आएगा मजा खेल का। अरे कौन है? आ रहा हूं बेटा। अरे बेटा रहीम, अब्बू ये लीजिए बैग, इसमें पूरे 25 लाख रुपए। क्या 25 लाख रुपए? बेटे 25 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, तुझे मिली कहाँ से? तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई बैंक लूटी या किसी के घर में डाका डाला? अब्बू अब्बू आपसे मैं कोई सच्चाई छुपा नहीं सकता अब्बू। मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या गुनाह? इधर आओ बेटा, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? अब्बू अब्बू आपकी हालत मेरे से देखी नहीं गई अब्बू, इसीलिए इन पैसों की खातिर मैंने शहर के सबसे बड़े बिल्डर का मर्डर कर दिया है अब्बू। क्या तूने मर्डर कर दिया? इन पैसों के खातिर तूने किसी की जान ले ली और किसी के घर में मौत का कोहराम मचा दिया। ये क्या किया बेटा तूने? ये क्या किया? ये क्या किया बेटा तूने? ये तूने क्या कर दिया बेटा? ये तूने क्या कर दिया? अब्बू मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए अब्बू। देख बाहर कौन आया है?
वालेकुम सलाम। भाई मेरा वीजा लग गया तो फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं छोटे? सही बोल रहा हूँ। चल छोटे, अबू से मिलते हैं। अबू मेरा वीजा लग गया, कल की फ्लाइट से मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। क्या? ऑस्ट्रेलिया? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा बैठो। बेटा आज मेरी ऐसी बड़ी खुशी की बरकत चालू रही मेरी बैंक में 25 लाख चल रहा है और तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया, लेकिन इस बैंक में जो 25 लाख है वो रहीम ने किसी का खोल कर लेकर आया। क्या अबू भाई? छोटे देखो बेटा कौन है, देखो। हेलो छोटी। अरे मम्मी कहाँ है? जरा बुला। हेलो छोटी, क्या हाल है? अरे मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर है। इधर? मम्मी भैया आए। हाँ आ गए बेटे। हाँ माँ आ गया। हाँ हाँ हाँ, बैठ बैठ आ गए बेटे। हाँ बैठो बैठो बेटा बैठो। बहुत थक गए बेटा। माँ, जया और अनीता की दोनों की शादी की तारीख पक्की कर दो और उन दोनों के हाथ जल्द से जल्द पीले कर कर उनके ससुराल रवाना कर दो। माँ क्या लॉटरी लगी है तेरी? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? माँ मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ माँ। ये लो माँ, ये रखो। ये क्या है इसमें? माँ इस बैग में पूरे 25 लाख रुपए है माँ। क्या 25 लाख रुपए? कहाँ से लाया बेटे तू इतनी बड़ी रकम? वो मैं तुझे बाद में सब कुछ बता दूंगा माँ। इन 25 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए तू जया और अनीता की शादी के लिए खर्च कर दे और बचे 10 लाख रुपए वो तू बैंक में अपने नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर ले माँ। अच्छी बात है, ठीक है बेटा ठीक है। माँ वो जया नहीं दिखाई दे रही है? वो ऑफिस से सीधा आंटी के घर को चली गई है। फोन पर बताया उसने, आने में थोड़ी देर लगेगी। और छोटी तैयार हो जा अब अपने घर जाने के लिए। हाँ देखो ना माँ, मुझे ससुराल भेजने की कोशिश कर। अब ससुराल जाकर अपने शौहर को सताना। माँ देखो ना भैया मुझे इस घर से जल्दी भगाने की बात कर रहे हैं। ठीक ही तो कह रहा है बेटे। वो सब तो ठीक है बेटे, लेकिन पहले तू ये बता तू कहाँ जा रहा है? माँ मुझसे तेरी तकलीफ देखी नहीं गई माँ, और मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो गया माँ। क्या गुनाह? ये क्या बोल रहा है बेटे तू? माँ मेरे हाथों शहर के बहुत बड़े बिल्डर एमएलए का खून हो गया है माँ। मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या ये क्या कह रहा है तू? मैंने तुझे नौकरी करने के लिए बोला, कोई कारोबार करने के लिए बोली मैं, किसी का मर्डर करने के लिए नहीं बोली मैं। और ये हराम के पैसे, ये ले उठाते रहे पैसे, मेरे को नहीं होना। ये हराम के पैसों से मैं बच्चों की शादी कतई नहीं करने वाली मैं। तू जा इधर से, तेरे हराम के पैसे लेके जा इधर से। माँ मैंने जानबूझकर खून नहीं किया। नहीं होना मेरे को, तू जा इधर से। तेरी मैं शक्ल नहीं मजबूर था देखना माँ। मुझे। माँ तो रो मत नहीं माँ, प्लीज। तेरी शक्ल नहीं देखना, तू जा इधर से। भैया का कोई कसूर नहीं है, अपनी परेशानी देख के भैया ये पैसा लेकर आए माँ, तो ये रख ले पैसे माँ, हम लोग की शादी को। तू जा इधर से। रो मत माँ प्लीज। छोटी मैं जाता हूँ। छोटी माँ का ख्याल रखना। तू जा इधर से, तेरे को शक्ल नहीं देखता है मेरी। चल जा इधर से प्लीज माँ। ये क्या कर दिया इसने? ये क्या कर दिया इस लड़के ने? प्लीज माँ। माँ तू रो मत माँ, भैया दोषी नहीं है माँ, वो लोग दोषी है जिसने भैया के हाथ से मर्डर करवाया है माँ। तू रो मत माँ, अपनी परेशानी देख के भैया ने ये पैसे ला कर दिए हैं माँ, तो ये रख ले पैसे माँ, प्लीज माँ। यस। देखो सोनिया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पैर को लेकर, मेरी तबीयत को लेकर, रजत की नौकरी को लेकर बहुत परेशान हो, और मैं तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ कि तुम 12-12 घंटे ओवर टाइम काम कर कर
हम दोनों की फिक्र में बहुत परेशान हैं। बस थोड़े दिन की बात है, मेरा पैर जैसे ही ठीक हो जाता है मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, नौकरी पर ज्वाइन हो जाऊंगा। और रजत भी नौकरी ढूंढकर वो अभी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि वाहेगुरु हमारा बहुत अच्छा करेगा। तो भी वाहेगुरु पर भरोसा रखो, वाहेगुरु ने चाहा ना तो सब ठीक होगा। ठीक है ना सोनिया, फिक्र बिल्कुल मत करो। गेट बॉय, देखो कौन आया है। कौन है सोनिया? कौन हो सकता है तुम्हारे निकम्मे भाई के सिवा? अभी बोलते जाओ, उससे तो कुछ असर नहीं होना। कभी तुम्हारे भाई ने सोचा है कि भावच को लाके के 1000 रुपए दे डालूं? ये कुछ नहीं है उसके हाथ में, सिर्फ दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना, सुबह शाम शहर की राह छानना, मगर 1000 रुपए घर को लेके नहीं आता। अरे उन्हें कभी सोच रहा कि भावच कैसी मेहनत करके पैसा ला रही, लाइट का बिल भरना, घर का किराया देना, देखते देखते महीना आ रहा, ऐसा कैसा होगा? इन्हें लापरवाह ऐसा रहा तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी तरह से समझाओ उसको। अरे तुम भावच बैठे, तुम बोलने की जरूरत नहीं है, तुम चला लिया सब उसको। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मेरे को कुछ समझना नहीं है, तुम उसको समझाओ, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। अरे हाँ बाबा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रजत इतनी रात को कहाँ से आया है, कहाँ क्या प्रॉब्लम में है, उससे पहले पूछो तो सही। उसको किस चीज की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? उसको कुछ नहीं है, जिम्मेदारी कुछ है इसने। ऐसा रहता तो उन्हें आज ये घर का हाल नहीं रहता था, भावच को काम पे जाने नहीं देता था उन्हें। रजत भैया बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई और मेरी परवरिश में कितना पैसा खर्चा। अरे बाबा, वो आपसे सवाल कर रहा है, जवाब दो। यही कोई 4-5 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया ही खर्च हुआ होगा ना हम लोगों का। बढ़ के भी हो सकता। भैया कितना हुआ? भैया ये 25 लाख रुपए, इससे ज़्यादा तो आपने मेरी पढ़ाई और मेरी परवरिश में खर्च नहीं किया होंगे। रजत, इतना सारा पैसा तेरी लॉटरी लग गई क्या? अभी आप आम खाइए ना, आप गुठलियाँ गिन के अपना वक्त बर्बाद करें। अच्छा, तो तू आम का बाग बेच कर लाया इतने पैसे? अरे ये क्या बैकी बातें कर रही हो सोनू? तो क्या ये अपने दोस्तों के साथ डायमंड की शॉप लूटकर पैसा लाया है क्या? अब आप इन पैसों के बारे में ज़्यादा छानबीन मत कीजिए, किसी प्राइवेट बैंक में इन पैसों को डिपॉजिट कर लीजिए और अभी आप सब जिंदगी भर चैन की रोटी। रजत, तू क्या कह रहा है? तू पागल हो गया है? अरे होश में तो है। 25 लाख रुपया? भैया ना मैं पागल हूँ और ना मैं बेहोश हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता आप बैक करके देख लीजिए, पूरे 25 से 25 लाख से नहीं 25 होंगे। हाय पूरे 25 लाख है। हरे हरे गड्डियां हैं जी, पूरे हरे हरे गड्डियां। मैंने बोलती थी तुम्हारे को रजत अपना नाम कमाएगा, मैं हमेशा बोलती थी रजत अपना घर कभी बिगड़ने नहीं देगा। मेरा देवर, तू मेरा भाई के जैसा। अजी मेरा देवर नहीं है ना लक्ष्मण है, लक्ष्मण भावच को कभी तकलीफ होने नहीं देता, मेरे को यकीन था। भाभी और भैया मैं अब लौट के नहीं आऊँगा। हाँ? आप लोग मेरा इंतजार ना करें। रजत, ये तू क्या बोल रहा है? मेरे जाना जरूरी है। क्यों ऐसा? भाभी अब मैं सुकून से मर सकूंगा और मैंने अपने पापा का भी कर्ज अदा कर दिया है। रजत, आखिर ये तू क्या कह रहा है? सुकून से मर जाऊंगा, पापा का कर्ज अदा कर दिया है? अरे आखिर तू कहना क्या चाह रहा है? जो भी कहना है खुल के कहना रजत। भैया मैंने, राम ने और रहीम ने, हम तीनों ने शहर के बहुत बड़े बिल्डर और एमएलए का मर्डर कर दिया। हाँ? मर्डर? रजत, अब तुम्हारा भाई क्या खूनी हो गया? खून कर दिया है रजत तुमने, वो भी शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर और एमएलए का। ये तुमने क्या किया रजत? ये तुमने क्या किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया रजत। आप परेशान मत हो,
को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग क्या कहेंगे मुझे कि मैं खूनी का भाई हूं? रजत, रजत तूने ऐसा क्यों किया रजत? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने खून कर दिया रजत? देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कहता था ना कि बार बार बच्चों को उकसाओ मत, बार बार बच्चों को तकलीफ मत दो, बार बार बच्चों को पैसा कमाने की जिद मत करो, लेकिन तुम होकर बार बार रजत को सिर्फ एक ही बात कहती थी, पैसा कमा कर लाओ, पैसा कमा कर लाओ, पैसा कमा कर लाओ। आज तुम्हारी ये जिद की वजह से मेरा भाई एक खूनी बन गया है। रजत ये तू क्या कर रहा है रजत? रजत अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अजी तुम परेशान ना हो अजी। लोग क्या कहेंगे कि मेरा भाई रजत खूनी है। रजत तूने ऐसा क्यों किया रजत? रजत पैसों की खातिर तूने ऐसा क्यों किया? 25 लाख रुपए की खातिर तूने किसी एमएलए मर्डर कर दिया? क्यों किया ऐसा रजत? मेरा भाई क्यों किया तूने मर्डर? क्यों किया मेरे भाई? क्यों किया तूने मर्डर मेरे भाई? क्यों किया मर्डर? रजत भैया मैं जा रहा हूँ। अगर आप मुझे मिले तो अगर मैं यहाँ आया आप लोग समझेगा कि मैंने आप लोगों को अब आई विल बी सरेंडर। क्या कह रहा है? माफ कर दो रजत ये तो क्या कह रहा है? मेरा भाई रजत
और इस तरह पुलिस इन तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर इन तीनों का इनकाउंटर होता है। इस खबर को जो है पूरे शहर में तेज़ी के साथ फैलाया जाता है और हर जगह हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर आती है कि राम रहीम रजत का इनकाउंटर हो गया है। बस इसके सुनते ही राम की मम्मी और रहीम के पापा दोनों हार्ट अटैक से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ते हैं और राम की मम्मी का देहांत हो जाता है। रहीम के पापा ज़िंदगी और मौत से खेलते हैं और रजत जो कि अपनी भाई और भाभी का इकलौता वारिस यानी कि उन्होंने रजत छोटा भाई होने की वजह से उन्होंने अपनी औलाद नहीं पैदा की थी कि यही हमारा बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन इनकी ज़रा सी गलती और ज़रा सी नासमझी की वजह से एक खून करना इन तीनों की ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन गया। इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे पैसों की लालच में किए हुए फैसले ज़िंदगी को और पूरी फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने इस शूटर में यही बताना चाहते हैं कि पैसों की लालच में किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करना, किसी की जान लेना या छोटी छोटी बातों पर किसी को ख़त्म कर देना, किसी को मौत के घाट उतार देना, ये सरासर गलत है। इस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए और या तो कोई ऐसा कानून आना चाहिए जिसकी वजह से क्रिमिनल्स किसी का भी खून करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हमने किसी का खून किया तो हमारे साथ उसका अंजाम क्या होगा। तो गवर्नमेंट को और कानून को और पुलिस डिपार्टमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा करने वालों के लिए कुछ ऐसी सज़ा बनाई जाए जिससे कि क्राइम कम हो।